Hello everyone, this is CS Satish Sureka and today we will be starting with the third class of corporate auditing. देखिए फर्स्ट टू क्लासेस में हम लोगों ने ऑडिट के बारे में कुछ बेसिक बातों को जाना था. दैट इज ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी. मतलब हर एंटिटी का ऑडिट होता है एंड सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन. और ये जो ओपिनियन ऑडिटर देता है किस लिए देता है? ताकि वो ये बता सके कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट आर शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट. और जो ये ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है वो एक रिपोर्ट फॉर्म में देता है जिसे अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट कहते हैं. इतना हम लोगों ने समझा था. फिर अपने सेक्शन नंबर 139 में एंटर कर गए जिसमें कुल मिलाकर 6 बातें थी. हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड कूलिंग पीरियड को अच्छी तरीके से समझ लिया. संपूर्ण ज्ञान है हमारे पास, पूरा स्टोरी फॉर्म में समझा था. रिमेंबर रखने में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है अगर आप लोगों ने क्लासेस को अच्छी तरीके से सुना है. तो बचा क्या रह गया? बचा रह गया केवल और केवल 2 टॉपिक. पहला गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा फर्स्ट ऑडिटर. अगर ये दोनों टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया तो सेक्शन नंबर 139 जो कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा. और इस बात को आप लोग एक्नॉलेज कर पाओगे कि यार ये सेक्शन में कुछ ही नहीं है, 2-3 बात ही है, खाली 15-20 मिनट पढ़ना है, ये हो गया खत्म. मतलब 3 क्लास अपने जो इन्वेस्ट किए विच समवेयर अराउंड उसका ड्यूरेशन रहेगा अपना 4-4.25 घंटा, उसको आप खुद समराइज कर पाओगे 15 मिनट के अंदर. तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि गिरेगा? डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ता है. ठीक है, तो आज के क्लास की स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से होगी? जो भी पेंडिंग पोर्शंस रह गए हैं सेक्शन नंबर 139 में पहले तो उसे सल्टाएंगे. मतलब आसान सा कंसेप्ट है, स्टोरी फॉर्म में समझ के पहले सल्टाई से. फिर अपने सेक्शन नंबर 142 आज ही स्टार्ट करेंगे और वो आज ही खत्म हो जाएगा. बस इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. अपने थोड़ा पढ़ते चले जाएंगे, हौले हौले पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और फटाफट अपने रिकॉल करते चले जाएंगे. ठीक है, तो लेकर प्रभु का नाम, लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 139 का पेंडिंग पोर्शन. एक्सक्यूज मी. देखिए सेक्शन नंबर 139 में कुल मिलाकर कितने टॉपिक्स थे? 6. मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 5 टॉपिक्स लिख दिया और राइट हैंड साइड में 1 टॉपिक लिखा है. तो लेफ्ट हैंड साइड में वो 5 टॉपिक्स क्या क्या है? पहला है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, दूसरा है आपका रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड कूलिंग पीरियड, तीसरा है आपका फर्स्ट ऑडिटर, चौथा है आपका कैजुअल वैकेंसी और पांचवा है आपका रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. तो ये जो 5 टॉपिक्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं किस लिए लिखे हैं? इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? तो एक्चुअली ये 5 के 5 टॉपिक्स है विथ रिगार्ड टू अदर देन गवर्नमेंट कंपनी. और जो छठा टॉपिक मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है ये है ओनली प्योरली विथ रिगार्ड टू गवर्नमेंट कंपनी. बात को समझो, कुल मिलाकर सेक्शन नंबर 139 में 6 टॉपिक्स है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टॉपिक्स आप देख पा रहे हो ये क्या अप्लाई करता है टू गवर्नमेंट कंपनी? नहीं, ये 5 के 5 टॉपिक्स अप्लाई नहीं करता है टू गवर्नमेंट कंपनी. तो किसे अप्लाई करता है? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी. और ये जो छठा टॉपिक आप देख पा रहे हो ये है विथ रिगार्ड टू गवर्नमेंट कंपनी. समझ में आया? तो चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं विथ दिस टॉपिक. 2 ही टॉपिक बचा रह गया ना, पहला ये और दूसरा ये. तो अपने पहले इसे समझते हैं फिर अपने इसे समझ लेंगे. ठीक है, चलो मुझे ये बात बताओ, ऑडिट का क्या मतलब है? Audit may be defined as an independent examination of the financial statements of the entity. Audit may be defined as an independent examination of the financial statements of the entity. इसका मतलब हर एंटिटी का ऑडिट होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. जब हर एंटिटी का ऑडिट होता है इसका मतलब प्रोड्यूसर कंपनी का, निधि कंपनी का, स्मॉल कंपनी का, 1% कंपनी का, हर एंटिटी का ऑडिट हो रहा है. गवर्नमेंट कंपनी का भी ऑडिट होगा. मानते हो कि नहीं? जब मैं कह रहा हूं कि हर एंटिटी का ऑडिट होता है इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी का भी ऑडिट होता होगा. ठीक है, अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट होता है तो वहां पर भी ऑडिटर अपॉइंट किए जाते होंगे. अब अगर ऑडिटर अपॉइंट हुआ तो उसका भी एक टेन्योर होता होगा कि भैया तू इतने साल तक ही ऑडिट कर सकता है. और फिर यह भी पॉसिबिलिटी है कि अपने टेन्योर के दौरान वो ऑडिटर हो सकता है मर जाए, या फिर वो पागल ही हो जाए, या फिर वो रिजाइन कर दे. पॉसिबिलिटी कुछ भी है कि नहीं है? जी हां है. मतलब कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट कंपनी पर भी अप्लाई करता है. तो हमें बस यही समझना है. पहले अपने देखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है जिसमें हमारे पास 2 कंडीशंस है, एक क्लैरिफिकेशन है. आसान है, फटक से समझ में आएगा.
फिर अपने देखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर होता है उसकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ उसका टेन्योर क्या रहता है, और कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या प्रोविजन है, ये समझना है। और सुपर इंटरेस्टिंग और मतलब बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, इजी है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो डिफिकल्ट पोर्शन था ना सेक्शन 139 में वो अपने कर चुके हैं। अब तो बस चुनिंदा कुछ बचे कुचे आसान से कंसेप्ट रह गए हैं जिसे आज अपने सल्टा रहे हैं, एक औपचारिकता है जिसे अपने निभा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें देखिए अपने पास दो कंडीशंस है, एक क्लैरिफिकेशन है। कितने कंडीशंस है? दो। कितने क्लैरिफिकेशन है? एक। और इंपॉर्टेंट है ये, सुनना। पहली कंडीशन, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45, कोई सी भी ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड अगर करे तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। कोई सी भी ऐसी कंपनी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अगर 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल अगर होल्ड करे तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। और तीसरी बात यह है कि कोई सी भी ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला जुलाकर अगर 50% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल अगर होल्ड करता है तो उसे भी गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। तो कंडीशन 1 जो अपने पढ़ रहे हैं इसके अंदर 3 कंडीशंस है। पहले कंडीशंस के अंदर 3 कंडीशंस है। क्या बोल रहे हैं देखो, कि एनी कंपनी जिसमें 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, उसे अपने गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक्स लिमिटेड पे 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल अगर होल्ड करता है तो ये एक्स लिमिटेड क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। स्टेट गवर्नमेंट अगर इसमें 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल अगर होल्ड करता है तो इसे क्या कहा जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। और तीसरी बात क्या है कि अगर एक्स लिमिटेड में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल अगर होल्ड करता है तो उसे भी क्या कहा जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। यह आपकी पहली कंडीशन हो गई। कोई दिक्कत ऐसे समझने में? बड़ा आसान सा बात हो गया। अब आओ सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है देखो, कि अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिडियरी के लिए कितना परसेंटेज होता है? 50% होता है, 51 नहीं 50%। तो अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, उसे भी अपने क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। देखो समझ के चलो, एक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है। अब अगर ये जो गवर्नमेंट कंपनी वाई लिमिटेड में 50% से ज्यादा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 50% या उससे ज्यादा, मैं बोल रहा हूं 50% से ज्यादा का अगर पेड अप शेयर कैपिटल अगर होल्ड कर रहा है एक्स लिमिटेड तो वाई लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। समझ में आया? बस ये दो ही कंडीशन है। तो क्या क्या कंडीशन देखा हम लोगों ने? पहला कंडीशन क्या बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी में 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल अगर होल्ड कर रहा है तो ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी में 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल अगर होल्ड कर रहा है तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। और तीसरी बात क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिला जुलाकर अगर 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है तो उसे अपने गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन में आए हम लोग। ये क्या बोल रहा है कि अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी, उसे भी अपने गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है ये। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखो, यहां पर है सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर है दो गवर्नमेंट कंपनी। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 60% होल्ड कर रहा है गवर्नमेंट कंपनी 1 में तो 51% से ज्यादा है तो ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी होगी। गवर्नमेंट कंपनी 2 में कितना होल्डिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट का? 55%, विच इज ऑब्वियसली मोर देन 51%। सो देयरफॉर ये भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों गवर्नमेंट कंपनी का देखिए क्या होल्डिंग है वाई लिमिटेड में। गवर्नमेंट कंपनी 1 30% होल्ड करता है वाई लिमिटेड में, और गवर्नमेंट कंपनी 2 जो है ये 26% होल्ड करता है वाई लिमिटेड में। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वाई लिमिटेड आपका गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं? दोनों कंडीशंस को चेक करेंगे, आंसर अपने आप निकल जाएगा। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट
का होल्डिंग देखो कितना है वाई लिमिटेड में। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी होल्ड कर रहा है क्या वाई लिमिटेड में? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी होल्ड नहीं कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाया गवर्नमेंट कंपनी 1 एंड 2 होल्डिंग है वाई लिमिटेड में। सो देयरफॉर ये कंडीशन पिट गया। स्टेट गवर्नमेंट का बात ही नहीं है, ये भी कोई बात नहीं है। तो कंडीशन 1 अप्लाई करेगा क्या? नहीं। कंडीशन 1 अप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट होल्डिंग नहीं है वाई लिमिटेड में, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट होल्डिंग है वाई लिमिटेड में। ठीक है, अब आओ कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है? कोई एक गवर्नमेंट कंपनी का अगर 50% से ज्यादा होल्डिंग है वाई लिमिटेड में, देन ओनली इसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। कोई एक गवर्नमेंट कंपनी का बात किया जा रहा है। तो यहां पर देखो गवर्नमेंट कंपनी 1 का होल्डिंग है 30% और गवर्नमेंट कंपनी 2 का होल्डिंग कितना है? 26%। दोनों मिलाकर 56% हो रहा है, 30 + 26। जबकि लॉ क्या बोल रहा है कि कोई एक गवर्नमेंट कंपनी का होल्डिंग होना चाहिए 50% से ज्यादा। और अपने जो यहां पर देख पा रहे हैं वो क्या है कि 2 गवर्नमेंट कंपनी मिला जुलाकर 50% से ज्यादा का होल्डिंग रख रही है। तो क्या वाई लिमिटेड आपका गवर्नमेंट कंपनी हुआ या नहीं? नहीं। दोनों कंडीशंस चेक कर ली आपने। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट होल्डिंग है नहीं और दोनों गवर्नमेंट कंपनी मिला जुलाकर 56% का होल्डिंग रख रही है। जबकि लॉ बोलता है कि कोई एक गवर्नमेंट कंपनी का 50% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड होना चाहिए, देन ओनली उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। तो दोनों कंडीशन क्योंकि यहां पर पिट रहा है, देयरफॉर वाई लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, क्या पूरा ज्ञान हमें मिल गया? नहीं। मैं आपसे क्या कहा था, देखो कि अगर हमें यह जानना है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है तो यहां पर 2 कंडीशंस है और एक क्लैरिफिकेशन है। कितने कंडीशंस है? 2, जो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग उस क्लैरिफिकेशन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लैरिफिकेशन ये गवर्नमेंट कंपनी है। ये जो एग्जांपल आपने देखे ना, वाई लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। कैसे कैसे कैसे? देखिए क्लैरिफिकेशन सिंपल सा एक बात बोल रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट होल्डिंग भी 51% या फिर अगर उससे ज्यादा है तो आप वाई लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी कह लेना। थोड़ा रिपीट करता हूं और थोड़ा और एक्सटेंसिवली बताता हूं। क्लैरिफिकेशन ने यह कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर किसी भी कंपनी में 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल का अगर होल्डिंग है तो ऐसी कंपनी को अपने गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे और वो होल्डिंग इनडायरेक्टली भी चलेगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का अगर किसी भी कंपनी में 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल का अगर होल्डिंग है तो उसे भी अपने गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे, लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट होल्डिंग भी चलेगा। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर दोनों मिलाकर भी किसी कंपनी में 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं इनडायरेक्टली, तो उसे भी अपने गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। और इस एग्जांपल में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली तो वाई लिमिटेड में 51% से ज्यादा का होल्डिंग रख रहा है कि नहीं रख रहा है? दैट इज 30 + 26, 56% का होल्डिंग है कि नहीं है? सो देयरफॉर वाई लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। बस यही है, पूरा ज्ञान दे दिया मैंने आपको। पहला कंडीशन क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर किसी कंपनी में डायरेक्ट होल्डिंग है 51% या फिर उससे ज्यादा, स्टेट गवर्नमेंट का किसी कंपनी में अगर डायरेक्ट होल्डिंग है 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर अगर किसी कंपनी में डायरेक्टली होल्ड करते हैं 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल, तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। तो ये डायरेक्ट होल्डिंग के साथ साथ क्लैरिफिकेशन ने क्या कहा, आप इनडायरेक्ट होल्डिंग को भी जोड़ दो। और कंडीशन नंबर 2 क्या है कि एनी कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, उसे भी अपने गवर्नमेंट कंपनी ही कहेंगे। क्लियर हो गया इतना बात? क्लैरिफिकेशन को पढ़ो क्या बोल रहा है। क्लैरिफिकेशन क्या बोलता है? इनडायरेक्ट होल्डिंग को भी आप इंक्लूड कर लो। In the case of a government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government or by any state government or governments or partly by central government and partly by one or more state governments, तो CNAG shall appoint the auditor। अब ये CNAG की कहानी अपने समझेंगे अभी, ठीक है? एक बार इस पर मत जाओ। मतलब सिंपल सा बात ये हो गया कि डायरेक्ट होल्डिंग, इनडायरेक्ट होल्डिंग प्लस अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी, उसे अपने
गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? बताइए, सिंपल सा कंसेप्ट था एकदम। ज्यादा टाइम, जितना टाइम मैंने दिया इतना दरकार भी नहीं था, क्योंकि आप लोग बहुत तेज, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो भैया तो आसान सा कंसेप्ट है, क्या बार बार आप बोल रहे हैं? एकदम इरिटेट हो रहे हैं, आगे बढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 सवाल थे। ये 2 क्वेश्चंस कौन लिखा इधर पे? बेवकूफ। अच्छा, वो बेवकूफ तो हम ही हैं। तो व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी हम लोगों ने समझ लिया। फिर हम लोग को क्या करना है? अब देखना है कि इस गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर होता है उसकी अपॉइंटमेंट के रिगार्ड में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब जो भी अपने पढ़ने वाले हैं ना, अपने पास जो ऑलरेडी नॉलेज है उससे रिलेट करते करते पढ़ते चले जाएंगे, ताकि चीजें और आसान बन जाए। नॉर्मल कंपनी, दैट इज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। जहां पर भी मैं नॉर्मल कंपनी कह रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? मुझे ये वाला बात बताओ। फिर अपने गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी जो रहते हैं, उसका जो ऑडिटर होता है उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स। कहां पे करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में, जिसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और वो रेजोल्यूशन का नाम क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुए, इनका टेन्योर कितना रहता है? इनका टेन्योर रहता है 5 साल, दैट इज टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। इतना तो हमें पता ही है। अब आओ गवर्नमेंट कंपनी में। जिस तरीके से एक अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में, एक नॉर्मल कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गवर्नमेंट कंपनी में जो ऑडिटर अपॉइंट होते हैं, उनका, गवर्नमेंट कंपनी में जो ऑडिटर होंगे उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? C&AG। C&AG का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्ट्रोलर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। COMPTROLLER, कॉम्प्ट्रोलर। थोड़ा इतर के बोलो, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसान होता है ये। मतलब इसे हटाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इक्विवेलेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितना पावर होता है ना, उतना पावर होता है लोग के पास। और ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं होते हैं, ये लोग IAS का एग्जाम क्लियर करके रखते हैं। जो UPSC आप लोग सुनते होंगे, उसी में क्या होते हैं? जो एस्पिरेंट्स क्लियर करते हैं वो IPS बनते हैं, IRS बनते हैं, IAS बनते हैं। तो उसी स्टैच्यूर के लोग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, जिसका पावर बता रहे जबरदस्त होता है। मतलब किसी का ताकत नहीं है इनको हटा दिया जाए। और पूरे के पूरे इंडिया में सिर्फ यही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो अकाउंटेंट भी है और ऑडिटर भी है। जैसे हम लोग क्या है, जैसे हम लोग आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वी कैन फंक्शन एज ऑडिटर और अकाउंटेंट। हम लोग दोनों फंक्शन नहीं कर सकते। जैसे एक क्लाइंट का अपने अकाउंट बना सकते हैं और दूसरे क्लाइंट का अपने ऑडिट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो रहते हैं, दे आर अकाउंटेंट एज वेल एज ऑडिटर। और ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते हैं, दीज आर IAS पर्सन। बहुत जबरदस्त नॉलेज होता है इन लोगों के पास, इनको हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पावर इनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितना है उतना है। तो इनका 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है उनका अकाउंट्स बनवाओ और फिर उनका ऑडिट करवाओ। अकाउंट्स बनवाओ, ऑडिट करवाओ। खुद ये अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, खुद ये ऑडिट नहीं करते, इतना टाइम नहीं है लोग के पास। ये लोग इंश्योर करते हैं कि अकाउंट ठीक से बन जाए और ऑडिट ठीक से हो जाए। ठीक है, सो गवर्नमेंट कंपनी के जो ऑडिटर होंगे वो कौन अपॉइंट करते हैं? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, ये जो अपॉइंटमेंट होता है कब होता है? कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ, वहां से 180 दिन के अंदर CNAG अपॉइंट कर देगा। कमेंसमेंट हुआ फाइनेंशियल ईयर का और वहां से 180 दिन के अंदर CNAG अपॉइंट कर देगा। क्लियर हो गया इतनी बात? ये जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ, इसका टेन्योर कितना रहता है? जैसे कि नॉर्मल कंपनी में आप देखिए 5 साल का टेन्योर रहता है, तो गवर्नमेंट कंपनी के जो ऑडिटर होते हैं इनका टेन्योर होता है 1 साल का। कितना साल का? 1 साल का। दैट इज टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। बस खत्म हो गया। फिर से रिपीट करूं, सुनो। नॉर्मल कंपनी के साथ कंपेयर करके पढ़ते चले जाओगे तो अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबर रखने में भी काफी आसान होगा। मुझे ये वाला बात बताओ, नॉर्मल कंपनी के जो ऑडिटर होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुए इनका टेन्योर कितना रहता है? इनका टेन्योर रहता है 5 साल टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM।
इतना समझा हम लोगों ने। फिर हम लोग आए गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के रिगार्ड में। तो इसमें हमने यह समझा कि जो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर होंगे उन्हें अपॉइंट कौन करता है? CNAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पूरा लिख कर आओगे, शॉर्टकट नहीं। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कब अपॉइंट करते हैं? कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। और ये जो ऑडिटर अपॉइंट किया है CNAG ने, इसका टेन्योर कितना रहता है? 1 साल। दैट इज टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। तो हम लोगों ने अभी तक देखिए 4 सवालों में से 2 सवाल खत्म कर लिया है। व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विथ रिगार्ड टू गवर्नमेंट कंपनी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी क्या था? बोलते हैं कि कोई सी भी ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला जुलाकर 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल अगर होल्ड कर रहा है तो ऐसी कंपनी को अपने गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। और ये जो होल्डिंग है वो डायरेक्टली भी चलेगा और इनडायरेक्टली भी चलेगा। और सेकंड कंडीशन क्या था कि एनी कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी, उसे भी अपने गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। यह आपका पहला सवाल खत्म। फिर अपने आगे सेकंड सवाल में कि अगर गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात करनी है तो उसके बारे में प्रोविजन बताओ। देखिए बोला गया कंपैरिजन करो आपके पास जो ज्ञान अब तक है उससे। नॉर्मल कंपनी में तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करते हैं शेयर होल्डर एट द एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिनका टेन्योर होता है 5 साल टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। तो अब गवर्नमेंट कंपनी में आओ तो गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कब तक करता है? कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन के अंदर CNAG को अपॉइंट करना पड़ेगा। और इनका टेन्योर कितना रहता है? जो ऑडिटर अपॉइंट हुए उनका टेन्योर कितना है? 1 साल का। दैट इज टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। इतना समझ में आ गया? तो 2 सवाल खत्म हो गया। अब आओ तीसरा सवाल। 2 के इनफैक्ट 3 सवाल खत्म कर लिए हम लोगों ने। व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी खत्म, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विथ रिगार्ड टू गवर्नमेंट कंपनी खत्म, और जो ऑडिटर अपॉइंट हुए उनका टेन्योर भी हम लोगों ने देख लिया। अब आओ कैजुअल वैकेंसी। क्या देखने जा रहे हैं अपने? कैजुअल वैकेंसी। किसी नॉर्मल कंपनी में एक ऑडिटर कितने साल तक सर्व करता है? 5 साल। और उन 5 सालों में यह पॉसिबल है ही है कि या तो ऑडिटर मर जाए या फिर वो पागल हो जाए या फिर वो रिजाइन कर दे। तो इसके बारे में क्या प्रोविजन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कैजुअल वैकेंसी अगर अराइज करता है ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन रेजिग्नेशन, ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन रेजिग्नेशन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 दिन के अंदर फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर रीजंस आपका रेजिग्नेशन का है तो फिर डुअल अप्रूवल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन प्लस आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में आपको पास करना पड़ेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। यह तो हम लोगों ने देख ही लिया था। देख लो कि वैकेंसी ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन रेजिग्नेशन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। लेकिन अगर रेजिग्नेशन है तो यहां पर डुअल अप्रूवल है। पहला बोर्ड से अप्रूवल लो और फिर ओवर इन EGM पास करो। और यह जो कैजुअल वैकेंसी अराइज होने के कारण जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की गई है, इसका टेन्योर कितना रहता है? तो ही शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ही शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। इसके रिगार्ड में मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवाया था पिछले क्लास। अब आओ गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्ड में। गवर्नमेंट कंपनी बोलता है सुनो, हम लोग ये सब चोचला में नहीं जाएंगे कि वैकेंसी आपका रेजिग्नेशन के लिए कुछ अलग बात है, वैकेंसी अदर देन रेजिग्नेशन के लिए कुछ अलग बात है। नहीं, हम लोग ये सब चक्कर में जाना ही नहीं है। कोई भी रीजन हो, चाहे वो रेजिग्नेशन हो या वो डेथ हो या वो इंसेनिटी हो या कोई भी रीजन हो, सिंपल सा लॉ है कि पहला राइट उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने का CNAG के पास है। जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई वहां से 30 दिन के अंदर कौन फिल करेगा? CNAG। पहला राइट किसके पास है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर CNAG ने फिल नहीं किया देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आ जाएगा राइट, और वो अगले 30 दिन। मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, कोई भी कैजुअल वैकेंसी अराइज हो इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर, कोई भी रीजन के कारण, चाहे वो रेजिग्नेशन हो, डेथ हो, इंसेनिटी हो या कोई भी रीजन हो, उसको कौन फिल करेगा? पहला राइट CNAG के पास है विद इन 30 डेज। इन केस CNAG डज नॉट फिल द वैकेंसी विद इन अ सेट पीरियड ऑफ 30 डेज, देन राइट आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टू फिल द वैकेंसी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। क्लियर हुआ?
तो अब तक जो पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज करो। देखो क्योंकि पुराने प्रोविजंस को जोड़ जोड़ कर पढ़ रहे हैं ना, तो चीजें आपको थोड़ी आसान भी लगेगी, इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आप रिकॉल भी कर पाओगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, देखो हम लोगों ने समझा गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। तो कोई सी भी ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला जुलाकर अगर 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली, तो उसे अपने गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि एनी कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी, उसे भी अपने गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। पहला तो सवाल खत्म। दूसरा देखा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो नॉर्मल कंपनी में जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो करते हैं शेयर होल्डर एट द एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और ये जो ऑडिटर अपॉइंट होते हैं कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए, दैट इज टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। अब आ जाइए गवर्नमेंट कंपनी में। तो गवर्नमेंट कंपनी में जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कब तक करता है, कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन के अंदर। और ये जो ऑडिटर अपॉइंट किया गया बाय द CNAG, इसका टेन्योर कितना रहता है, 5 साल की 1 साल, 1 साल टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM, खत्म। और चौथा सवाल जो हमने देखा वो था कैजुअल वैकेंसी के रिगार्ड में। तो कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी दैट इज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का क्या प्रोविजन है। तो यहां पर बाइफरकेशन किया हुआ है कि वैकेंसी देखो रीजंस क्या रेजिग्नेशन है कि अदर देन रेजिग्नेशन है। अगर रेजिग्नेशन का रीजन है तब फिर डुअल अप्रूवल लेना पड़ेगा, पहला तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और दूसरा शेयर होल्डर से, दैट इज शेयर होल्डर पास करते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और अगर रीजन से अदर देन, अगर जो वैकेंसी राइज हुआ उसका रीजन है अदर देन रेजिग्नेशन, तो यहां पर सिंपल आप बोर्ड अप्रूवल लो। गवर्नमेंट कंपनी बोलता है हम लोग ऐसा बाइफरकेशन में जाएंगे ही नहीं। पहला राइट CNAG के पास है 30 दिन। अगर CNAG ने अपना राइट एक्सरसाइज नहीं किया या फिर अगर CNAG ने उस कैजुअल वैकेंसी को फिल नहीं किया, देन हम लोग क्या बोल देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास चले जाएंगे कि भैया तू फिल कर दे। इतना ही समझा है अब तक हम लोगों ने, और कुछ नहीं समझा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्ड में जितना भी लॉ था, जितना भी प्रोविजन था, उसका 80% कंप्लीशन हो चुका है। So now we are approaching towards the end of section number 139। क्या बचा रह गया इस सेक्शन में, देखो पेंडिंग पोर्शन है केवल और केवल फर्स्ट ऑडिटर के बारे में चर्चा करना। दैट इज गवर्नमेंट कंपनी में भी पहला ऑडिटर अपॉइंट होता होगा, तो उसके रिगार्ड में क्या लॉ है, क्या प्रोविजन है, ये बता दो। और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में भी पहला ऑडिटर अपॉइंट होता होगा, तो उसके रिगार्ड में भी क्या लॉ है, क्या प्रोविजन है, ये समझा दो। बस जैसे ही हम लोगों ने ये पोर्शन कंप्लीट किया, एंटायर सेक्शन नंबर 139 समाप्त। एक्नॉलेज करो एक बात को कि जब आप पढ़ने बैठोगे क्या आपको कुछ भी डिफिकल्ट लगेगा क्या, सारी की सारी बातें बहुत आसान है। और बातों को आसान बनाने के लिए आज के क्लास में मैंने क्या किया, कनेक्ट किया, रिलेट किया, ठीक है। तो चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं विद अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी, उसके बाद अपने देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन नॉर्मल कंपनी, ठीक है। तो बोला जाता है कि जैसे ही कोई भी नई गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उसमें आपको पहला ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। और वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का राइट किसके पास है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहला राइट किसके पास है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कब तक ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए, इनकॉर्पोरेशन से 60 दिन के अंदर। देखिए, द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। फर्स्ट राइट किसके पास है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कब तक करना पड़ेगा, 60 दिन के अंदर। लेकिन अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इस राइट को एक्सरसाइज नहीं किया, देन सेकेंड राइट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। कब तक करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले बोला जा रहा है कि एक गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो पहला राइट तो भैया CNAG के पास है 60 दिन के अंदर। अब जब ये 60 दिन पूरा का पूरा खत्म हो गया और CNAG ने पहला ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, उसके बाद राइट किसके पास आ जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। कब तक अपॉइंट करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर। इन केस द CNAG डज नॉट अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन द सेट पीरियड ऑफ 60 डेज, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट सच ऑडिटर्स विद इन नेक्स्ट 30 डेज। तो पहला राइट CNAG के पास, दूसरा राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अब CNAG ने भी पहला ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी पहला ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, तो फिर यह राइट किसके पास चला जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास। इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन द नेक्स्ट 30 डेज,
इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स, मतलब शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दो, हु शैल अपॉइंट सच ऑडिटर्स विद इन 60 डेज एट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लियर हो गया? बस यही प्रोविजन है। तो पहला ऑडिटर के रिगार्ड में गवर्नमेंट कंपनी में क्या बोला गया कि देखो, जैसे ही गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, पहला राइट तो सीएनएजी के पास है, और सीएनएजी को वो राइट एक्सरसाइज करना पड़ेगा 60 दिन के अंदर। अगर सीएनएजी ने ये राइट एक्सरसाइज नहीं किया तो फिर ये पावर चला जाएगा किसके पास? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। उसको नेक्स्ट 30 दिन में अपॉइंट करना पड़ेगा। सीएनएजी भी नहीं किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी नहीं किया, देन ये राइट चला जाएगा शेयर होल्डर्स के पास, और नेक्स्ट 60 डेज में अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। यह है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर विथ रिगार्ड टू गवर्नमेंट कंपनी। और ये जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है, इसका टेन्योर कितना है? इसका टेन्योर कितना है? देखिए, इसका टेन्योर होता है टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। मैं फिर से पूरा का पूरा प्रोविजन रिपीट कर रहा हूं। मैंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसका पहला ऑडिटर को अपॉइंट करने का पहला राइट सीएनएजी के पास है, इनकॉर्पोरेशन से 60 दिन के अंदर। अगर सीएनएजी ने अपॉइंट नहीं किया तो यह राइट चला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, उन्हें नेक्स्ट 30 दिन के अंदर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अगर नहीं किया, देन ये राइट चला जाएगा शेयर होल्डर्स के पास, और शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 60 डेज। और ये जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है गवर्नमेंट कंपनी में, उसका टेन्योर कितना है? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। ये हो गया अपना पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंपनी खत्म, अब कुछ नहीं बचा रह गया इसमें। तो अब सेक्शन नंबर 139 का आखिरी पोर्शन में अपने आ जा रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन नॉर्मल कंपनी। नॉर्मल कंपनी मतलब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है कि जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा, कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसी एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसके 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। So the first auditor of a company other than a government company shall be appointed by the board of directors within 30 days of the registration of the company। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट नहीं किया, देन बोला जाता है शेयर होल्डर्स आ जाते हैं और वो अपॉइंट करेंगे 90 डेज। ये 90 डेज ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है। ये 90 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 30 डेज भी है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और 90 डेज भी है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी। प्लीज 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 ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है। बोलता है कोई भी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट नहीं किया, तब 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये राइट किसके पास चला जाएगा? शेयर होल्डर्स के पास। पहला राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही है, सेकेंड राइट जो है वो आपका शेयर होल्डर्स का है। क्लियर हुआ? और ये जो ऑडिटर अपॉइंट होता है, दैट इज नॉर्मल कंपनी में जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है, इसका टेन्योर कितना रहता है? इसका टेन्योर क्या 5 साल है कि इसका टेन्योर 1 साल है? इसका टेन्योर 1 ही साल रहता है। समझो बात को। हमने जो ऊपर पढ़ा था, नहीं तो छोड़ो एक बार कंफ्यूज हो जाएगा। पहले फर्स्ट ऑडिटर पूरा बताते हैं, फिर मैं रिलेट कर दूंगा जो मैंने बताया कि ये जो फर्स्ट ऑडिटर किसी नॉर्मल कंपनी में जो अपॉइंट होता है, इसका टेन्योर कितना रहता है? तो इसका टेन्योर है आपका टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अब मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने बताया आपको। हमने देखा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्ड में बताया गया कि जैसे ही कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, नई गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, पहला राइट सीएनएजी के पास है कि विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप पहला ऑडिटर अपॉइंट कर दो। लेकिन अगर सीएनएजी ने अपॉइंट नहीं किया, देन ये राइट चला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। मतलब अगले 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी नहीं किया, देन शेयर होल्डर्स के पास ये राइट जाएगा और उन्हें अगले 60 डेज के अंदर अपॉइंट करना पड़ेगा। और ये जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है, इसका टेन्योर कितना है? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। आप लोग ये लिख कर आओगे, 1 साल नहीं लिख कर आओगे। आप लोग क्या लिखोगे? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। ये हो गया विथ रिगार्ड टू गवर्नमेंट कंपनी। अब आ जाओ विथ रिगार्ड टू नॉर्मल कंपनी। तो यहां पर भी पहला ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, जिसका पहला राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। मतलब जैसे ही कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, वहां से 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहला ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट नहीं किया, तो यह पावर चला जाएगा शेयर होल्डर्स के पास, और शेयर होल्डर्स को पहला ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्लीज ये बात ध्यान रखना। और यहां पर जो पहला ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, इसका टेन्योर कितना है? 5 साल है क्या? नहीं, 5 साल नहीं है। टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम।
यहां पर सेक्शन नंबर 139 के रिगार्ड में जो भी बातें थी मैंने सारी की सारी आपको बता दी है, लेकिन एक कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट के दिमाग में। सुनो, हमने फर्स्ट ऑडिटर के रिगार्ड में अभी ये समझा, हाँ। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विथ रिगार्ड टू गवर्नमेंट कंपनी, पहले भी हमने कुछ समझा था कि नहीं समझा था, कि जो ऑडिटर अपॉइंट होता है नॉर्मल कंपनी में वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं बाई पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एट द एनुअल जनरल मीटिंग, जिसका टेन्योर आपका 5 साल का रहता है कि नहीं। और फिर गवर्नमेंट कंपनी में भी हम लोगों ने देखा कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेकर 180 दिन के अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए, और इसका टेन्योर आपका 1 साल का रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। तो यहां पर कौन से ऑडिटर की बात की जा रही है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो हम लोगों ने फर्स्ट ऑडिटर समझ लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर भी तो ऑडिटर की बात है। तो यहां पर कौन से ऑडिटर का चर्चा किया जा रहा है, तो यहां पर सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स का बात किया जा रहा है। पहले जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसका पहले ऑडिटर को फर्स्ट ऑडिटर कहा जाता है। अब फर्स्ट ऑडिटर ने जब अपना टेन्योर खत्म कर लिया उसके बाद भी तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी ना, तो वो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की चर्चा यहां पर की गई है, जिसमें नॉर्मल कंपनी में उसका टेन्योर 5 साल रहता है और गवर्नमेंट कंपनी में उसका टेन्योर 1 साल का रहता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो चाहे वो नॉर्मल कंपनी हो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, तो उसमें जो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है वो हम लोगों ने अभी से जस्ट समझा, नॉर्मल कंपनी गवर्नमेंट कंपनी। अब जब उस पहले ऑडिटर ने अपना टेन्योर खत्म कर लिया तो फिर से ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट होगी वो हो गया सब्सीक्वेंट ऑडिटर। तो उसका प्रोविजन ये है, जिसमें नॉर्मल कंपनी में उसका टेन्योर होता है 5 साल और गवर्नमेंट कंपनी में उसका टेन्योर क्या होता है 1 साल टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। इतना समझने में कोई भी दिक्कत है तो बताओ, ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग को कुछ क्वेश्चंस करना है। देखो आईओ लिमिटेड एक रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑन 1/5/2019, मतलब ये आपका क्या हो गया डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 27%, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है और 28% स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी क्वालिफाई करने के लिए पहला कंडीशन हमने क्या समझा था, कोई सी भी ऐसी कंपनी हो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डायरेक्टली होल्ड करता है 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर होल्ड करता है 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल, और तीसरा क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर अगर 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। और यहां पर देखो यही हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर 55% होल्ड कर रहे हैं। सो देयरफॉर आईओ लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी हुई कि नहीं हुई, जी हां। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है आरएमजी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, मतलब फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किसने किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। जबकि पहला राइट किसका होता है, सीएनएजी का, सेकंड राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, और थर्ड राइट जो रहता है वो आपका शेयर होल्डर्स का रहता है। यही तो समझा हमने। देखो फर्स्ट ऑडिटर जो रहता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, उसमें पहला राइट सीएनएजी का है, दूसरा राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है और तीसरा राइट शेयर होल्डर्स का है ना। लेकिन यहां पर क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं अपॉइंट कर दिया। तो यह सही है कि गलत, यह तो गलत है ना। तो पहले तो आप यह समझा दो ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो इनवैलिड है, क्योंकि सीएनएजी का पहला राइट होता है टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 60 डेज। अगर सीएनएजी अपॉइंट नहीं किया देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे जो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर लॉ अच्छी से पता है ना तो क्वेश्चन समझने में कोई डिफिकल्टी होने ही नहीं वाला है। तो यहां पर अपना पहला सवाल खत्म। फिर आ जाइए अगले सवाल में। अब क्या बोला जा रहा है, देखो माल्टा प्राइवेट लिमिटेड एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, 1/7/2019 को इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ। इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉटन शर्ट्स। तो क्या ये आपका नॉर्मल कंपनी है कि गवर्नमेंट कंपनी है? तो नॉर्मल कंपनी है। ऑन 30/7/2019 द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माल्टा प्राइवेट लिमिटेड हिमसेल्फ अपॉइंटेड सीए राजनाथ एज द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। किसने अपॉइंट कर दिया? मैनेजिंग डायरेक्टर ने। एक बार नॉर्मल कंपनी के रिगार्ड में फर्स्ट ऑडिटर की क्या प्रोविजन है, देखो बोला जाता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं कि फर्स्ट ऑडिटर कौन होगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आपका होल टाइम डायरेक्टर्स आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आते हैं। लेकिन यहां पर क्या किया गया सवाल में
कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने इंडिविजुअली डिसीजन ले लिया कि हां ठीक है, सीए राजनाथ इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सवाल को समझो, इशू क्या है ये समझो। लॉ ये बोलता है कि जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, यहां से 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आपके मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, होल टाइम डायरेक्टर आते हैं, तो कलेक्टिव डिसीजन लेकर एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन में यह बोला गया कि जो नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर ने अकेले ही यह डिसाइड कर लिया कि हां ठीक है, सीए राजनाथ जो है यही आपका ऑडिटर अपॉइंट होगा। तो यह सही है कि गलत? ये तो गलत हो गया ना। सो द अपॉइंटमेंट ऑफ सीए राजनाथ एज फर्स्ट ऑडिटर बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माल्टा प्राइवेट लिमिटेड वायोलेशन है सेक्शन नंबर 139(6) का ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, which authorizes the board of directors to appoint the first auditor of the company within 30 days of the registration of the company. So therefore such appointment of CA Rajnath is not valid. क्लियर हुआ? तो ये दोनों सवाल काफी आसान से थे जो हम लोगों ने समझ लिए। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जितना भी समझा है, जितना भी पढ़ा है, एक बार मैं उसे रिपीट करता हूं। सबसे पहले तो यह देखा गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी कंपनी में। दूसरा कंडीशन यह है कि कोई सी भी ऐसी कंपनी जो कि सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, उसे भी अपने गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विथ रिगार्ड टू गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विथ रिगार्ड टू गवर्नमेंट कंपनी। तो यहां पर सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में पहले पढ़ा हम लोगों ने, फिर अपने फर्स्ट ऑडिटर के बारे में पढ़े थे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विथ रिगार्ड टू गवर्नमेंट कंपनी क्या था कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, जिसका टेन्योर आपका 1 साल का रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। और कब तक अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए? कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेके 180 दिन के अंदर। और नॉर्मल कंपनी में क्या था? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में बाई पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और ये जो ऑडिटर अपॉइंट होते हैं, इनका टेन्योर कितना रहता है? 5 साल का टिल द कंक्लूजन ऑफ 6 AGM। फिर अपने आगे कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी क्या देखा हम लोगों ने कि अगर जो कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन रेजिग्नेशन, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन। लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन, तब यहां पर डुअल अप्रूवल है। पहला क्या है? बोर्ड से अप्रूवल ले लो प्लस शेयर होल्डर से अप्रूवल लो। और कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या है? बोलता है रीजंस कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है। पहला राइट जो है वो सीएनएजी का है, और सेकंड राइट जो होता है वो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। 30 दिन और 30 दिन। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो कि कैजुअल वैकेंसी के कारण जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, उसका जो टेन्योर रहता है ना, वो कितना रहता है? ही शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। फिर चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर चाहे नॉर्मल कंपनी हो। इतना समझा हम लोगों ने। इसके बाद अपने आ गए फर्स्ट ऑडिटर के रिगार्ड में। तो फर्स्ट ऑडिटर के बारे में क्या लॉ है, क्या प्रोविजन है गवर्नमेंट कंपनी में? बोला जाता है कि कोई गवर्नमेंट कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो पहला राइट सीएनएजी के पास है कि वही फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करे। कब तक अपॉइंट करे? 60 दिन। अगर सीएनएजी ने अपॉइंट नहीं किया देन वो राइट चला जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, और उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा नेक्स्ट 30 दिन के अंदर। अच्छा, सीएनएजी ने अपॉइंट नहीं किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अपॉइंट नहीं किया, फिर वो राइट चला जाएगा शेयर होल्डर्स के पास, और शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 60 डेज। और नॉर्मल कंपनी में क्या बोला गया? बोला गया कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ये देखो कि 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कलेक्टिवली फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया है या नहीं किया है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट नहीं किया तो यह राइट शेयर होल्डर्स के पास चला जाएगा, और उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। और यहां पर जो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, इनका टेन्योर कितना रहता है? तो इनका टेन्योर रहता है आपका टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फिर हम लोगों ने 2 सवाल देखे। तो यहां पर देखिए, अब पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 139 जो है ना, वो अपना ओवर हो गया है। तो कुल मिलाकर 6 बातें थी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड, गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर, फिर हम लोगों को समझना था कैजुअल वैकेंसी, और क्या रह गया? रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो मैंने अब तक जो भी आपको पढ़ाया ना, उसमें कहीं पर भी सबसेक्शंस का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि आपका ब्रेन एकदम फ्री रहे, आपके ब्रेन में यह लोड ना जाए कि सेक्शन नंबर 139 का ये सबसेक्शन है, फिर सेक्शन नंबर 139 का ये सबसेक्शन है। हम ये चीज में जाना ही नहीं चाहते हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो 6 बातें यहां पर आप देख पा रहे हो, उसके रिगार्ड में क्या सबसेक्शन है और क्या सेक्शन है। सेक्शन तो 139 ही है,
तो देखिए, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में आपको मिलेगा सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। कैजुअल वैकेंसी के रिगार्ड में है सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। फर्स्ट ऑडिटर है 139(6), गवर्नमेंट कंपनी है 139(5)(7)(8). रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड कूलिंग पीरियड है सेक्शन 139(2)(3)(4). एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है सेक्शन 139(1)(10)(11). क्या आपको याद रखना है? क्या नहीं आपको याद नहीं रखना है? सिर्फ सेक्शन नंबर 139 याद रखो, सफिशिएंट है। जो याद ही नहीं रखना है, इसीलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो फाइनली अपना सेक्शन नंबर 139 जो है वो समाप्त हो चुका है। अब अपने एक नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं, और वो नया सेक्शन कौन सा है? 142, विच डील्स विद द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। छोटा सा सेक्शन है, खत्म हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा लोड मत लेना। देखिए, हम जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर, मतलब टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से है। पहला होता है फर्स्ट ऑडिटर, दूसरा होता है सब्सीक्वेंट ऑडिटर। देखो, सेक्शन नंबर 142 को थोड़ा आसानी से, आसान शब्दों में आपके ब्रेन में स्टोर कर लिया जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर। एक्चुअली ऑडिटर के टाइप्स अपने पढ़ेंगे डिटेल में बाद में, जिसमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, टैक्स ऑडिटर होता है, वो सब का चर्चा बाद में होगा। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग इतना समझो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर, जिसमें पहला होता है फर्स्ट ऑडिटर और दूसरा होता है सब्सीक्वेंट ऑडिटर। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं ताकि इस पर्टिकुलर सेक्शन के जो भी प्रोविजंस है, जो भी लॉ है, आसानी से आपके ब्रेन में घुस जाए। और फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में भी रहता है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में भी रहता है। ऐसे ही सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी आपका गवर्नमेंट कंपनी में रहता है और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में भी रहता है। तो लॉ क्या है? देखो कि आज के डेट में समझो कि जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और अपना प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट लेके रखा हूं, मैं अपना फर्म खोल के रखा हूं। अब मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आएगा तो क्या मैं फोकट में काम करूंगा कि पैसे लूंगा? मैं तो पैसे लूंगा। तो ऑडिटर का जो रेम्यूनरेशन होता है, दैट इज ऑडिटर की जो फीस होती है, वो कौन डिसाइड करता है? इसके बारे में चर्चा हो रहा है सेक्शन नंबर 142 में। समझो बात को कि जैसे आज मैं अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूं, मैंने अपना एक फर्म खोल के रखा है, तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आएंगे उनको मैं अपनी सेवाएं दूंगा, सर्विसेज दूंगा। तो वो फ्री में दूंगा कि मैं पैसे लूंगा? ऑब्वियस बात है, मैं पैसे लूंगा। तो वो जो ऑडिट की जो फीस होती है वो कौन डिसाइड करता है? उसी के बारे में चर्चा हो रहा है। तो बोला जाता है कि अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो तो फर्स्ट ऑडिटर हो या सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, इसका रेम्यूनरेशन हमेशा 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 शेयर होल्डर्स ही डिसाइड करेगा। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। लेकिन शेयर होल्डर्स के पास यह भी राइट है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोले कि भैया तू ऑडिटर के साथ नेगोशिएट करके रेम्यूनरेशन फिक्स कर ले। क्या बोला गया, समझ में आया? कि अगर मेरा कोई क्लाइंट कोई गवर्नमेंट कंपनी है, मेरा क्लाइंट अगर गवर्नमेंट कंपनी है, तो शेयर होल्डर्स ही रेम्यूनरेशन को फिक्स करेंगे। लेकिन शेयर होल्डर्स के पास यह भी पावर है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज कर ले कि भैया तू ऑडिटर के साथ नेगोशिएट करके रेम्यूनरेशन फिक्स कर ले। ये हो गया पहला बात। और अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में चर्चा हो रही है, तब बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑडिटर अगर केस है तब तो रेम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे। लेकिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अगर केस है तो फिर ये राइट किसके पास चला जाएगा? शेयर होल्डर्स के पास। और अगर शेयर होल्डर्स चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल सकते हैं कि तू ऑडिटर के साथ नेगोशिएट करके रेम्यूनरेशन फिक्स कर ले। समझ में आ रहा है? एकदम आसान सा बात है। देखो क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑडिटर का केस हो या सब्सिक्वेंट ऑडिटर का केस हो, सिंपल सा बात है, शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे। और अगर शेयर होल्डर को लगता है तो वो अपना ये राइट, अपना ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे सकते हैं कि भैया आप लोग ही डिसाइड करके नेगोशिएट करके फिक्स कर लो। तो गवर्नमेंट कंपनी में तो एकदम आसान है, मतलब फर्स्ट ऑडिटर हो या सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, एक ही प्रोविजन है। लेकिन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में क्या बोला जा रहा है कि अगर फर्स्ट ऑडिटर का केस है तब तो रेम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेगा। यह बात याद रखो, फर्स्ट ऑडिटर का केस है तो रेम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिक्स करेगा। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का केस होगा देन शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे। और शेयर होल्डर्स के पास यहां पर भी वो पावर होता है, यहां पर भी वो राइट होता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल सकते हैं कि भैया तू ऑडिटर से बात कर ले, नेगोशिएट करके रेम्यूनरेशन फिक्स कर ले। यह है आपका सेक्शन नंबर 142 सबसेक्शन 1। अब आइए सेक्शन नंबर 142 सबसेक्शन 2। यहां पर क्या बोला जा रहा है, देखो कि जो एक ऑडिटर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होता है। सबसे पहला ऑडिटर की जो फीस रहती है, जैसे अगर मैं कोई ऑडिट कर रहा हूं तो मैंने कहा कि मैं 5 लाख रुपए लूंगा, तो ये हो गई ऑडिटर की फीस। लेकिन समझो कि जो ऑडिट कंडक्ट किया जाता है ना, वो क्लाइंट के ऑफिस में जाया जाता है, फिर वहां पर अपने जाएंगे तो अपने को खाना पीना भी मिलेगा। तो जो ट्रैवलिंग का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ये भी क्लाइंट ही रीइंबर्स करता है, तो इसे भी ऑडिटर के फीस में ही इंक्लूड किया जाता है। तो एक हो गया प्योर सर्विस फीस जो अपने दिए,
जीएसटी वगैरह तो इंक्लूड होगा ही होगा। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जिसमें अपना फूड हो गया, ट्रैवल हो गया, एक्सेट्रा, ये भी आपका ऑडिटर के रेम्युनरेशन में ही आता है। अब तो ऑडिटर के रेम्युनरेशन में क्या नहीं आता है? फीस फॉर एनी अदर सर्विस नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रेम्युनरेशन। मतलब क्या हो गया कि जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट का ही सेवाएं नहीं देता है, वो कंसल्टेंसी भी दे सकता है। जैसे कि मर्जर्स एंड अमैलगमेशन हो रहा है उसके रिगार्ड में राय दे दिया, टैक्स के बगैर टैक्स कंसल्टेंसी दे दिया। तो ये सारी बातें जो रहती है ना, ये आपके ऑडिट फीस में नहीं आएगी। यही आपका सेक्शन नंबर 142(2) बता रहा है। तो आज के क्लास में हमने ज्यादा पढ़े नहीं है, अपने सेक्शन नंबर 139 को पूरा का पूरा कंप्लीट किया और हम लोगों ने सेक्शन नंबर 142 भी पढ़ लिया। तो जितना भी आज हम लोगों ने देखा है एक बार मैं उसे रिवाइज कराऊंगा और फिर आज के क्लास को अपने रैप अप करते हैं। सबसे पहले तो अपने ये देखें कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। तो गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्ड में बोला गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अगर 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। ऐसी कोई सी भी कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, उसे भी हम लोग गवर्नमेंट कंपनी ही कहेंगे। फिर अपने आ गए अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स विद रिगार्ड टू गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी, नॉर्मल कंपनी, दोनों को ही अपने चर्चा करेंगे। नॉर्मल कंपनी में बोला गया कि जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और ये जो ऑडिटर अपॉइंट होंगे इनका टेन्योर रहता है 5 साल का टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। गवर्नमेंट कंपनी में बोला गया कि ये पावर किसके पास है? CNAG के पास, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब तक अपॉइंट हो जाने चाहिए? कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन के अंदर। और यहां पर गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होते हैं उनका टेन्योर कितना रहता है? 1 साल के लिए, दैट इज टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। फिर कैजुअल वैकेंसी के रिगार्ड में देखा कि कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी क्या है? बाइफरकेटेड है कि कैजुअल वैकेंसी ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन रेजिग्नेशन एंड कैजुअल वैकेंसी ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन। अगर अदर देन रेजिग्नेशन है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर, और अगर रेजिग्नेशन का रीजन है तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं है। पहला राइट CNAG के पास है 30 दिन, दूसरा राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है 30 दिन। ठीक है। और ये कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के बाद जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है इसका टेन्योर कितना रहता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फिर अपने फर्स्ट ऑडिटर के केस में आ गए। तो फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या है? पहला राइट CNAG 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगर CNAG ने ये राइट एक्सरसाइज नहीं किया देन ये पावर चला जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, तो नेक्स्ट 30 डेज। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अगर अपने पावर एक्सरसाइज नहीं किया तो फिर ये चला जाएगा शेयर होल्डर्स के पास, जिन्हें नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अपॉइंट करना पड़ेगा। और ये जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है इसका टेन्योर कितना रहता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा, फिर आ जाइए यहां पे कि नॉर्मल कंपनी के केस में क्या है कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वहां से 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट नहीं किया देन शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिगार्ड में क्या है? कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल कंपनी के केस में भी जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है इसका टेन्योर कहां तक है? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। इतना खत्म हो गया। तो यहां पर अपना सेक्शन नंबर 139 पूरा का पूरा समाप्त। हम लोगों ने 2 सवाल भी देख लिए। फिर अपने आए सेक्शन नंबर 142 में। तो सेक्शन नंबर 142 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा? चाहे फर्स्ट ऑडिटर हो चाहे सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, हमेशा शेयर होल्डर्स ही फिक्स करेंगे। लेकिन शेयर होल्डर्स अगर ये चाहे तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल सकते हैं कि ऑडिटर से आप नेगोशिएट करके रेम्युनरेशन फिक्स कर लेना। फिर अपने नॉर्मल कंपनी के केस में है तो यहां पर बोलता है फर्स्ट ऑडिटर के केस में तो रेम्युनरेशन हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिक्स करेगा। लेकिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अगर केस है देन रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा? शेयर होल्डर्स फिक्स करेंगे। और अगर शेयर होल्डर चाहे तो वो बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि आप ही ऑडिटर के साथ नेगोशिएट करके फिक्स कर लेना कि ऑडिटर को कितनी फीस मिलनी चाहिए। और सेक्शन नंबर 142(2) क्या बोलता है कि एक ऑडिटर्स के रेम्युनरेशन के अंदर 2 चीजें आती है, एक ऑडिटर की फीस और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। फीस फॉर एनी अदर सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रेम्युनरेशन। तो जो हमने अभी तक पढ़ा एक बार उसे मार्क कर लो, देख लो। देखो आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 522 में आ जाओ। देखो, अपॉइंटमेंट इन नॉर्मल कोर्स में अपने फर्स्ट ऑडिटर पढ़ लिए, सब्सिक्वेंट ऑडिटर पढ़ लिए, फॉर अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, सारे के सारे टॉपिक्स अपना पढ़ना हो चुका है। तो ये अपने आज का क्लास का कंटेंट रहा। फिर प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी एंड
अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये पूरा का पूरा मैंने मार्क कर दिया है। आप लोग हैंड रिटन नोट से डायरेक्टली पढ़ना, इससे पढ़ने का दरकार नहीं है। लेकिन अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि मैंने कुछ चीजें छोड़ी है क्या, तो आप लोग देख लेना, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ पढ़ाया आपको, ठीक है। तो ये क्लास थर्ड का कंटेंट हो गया। फिर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये जो पैराग्राफ है ये भी मैंने आज आपको पढ़ा दिया। फिर इन केस ऑफ अ कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सीएनएजी, ये भी हम लोगों ने देख लिया है आज की क्लास में, ये भी पढ़ा हम लोगों ने। और हम लोगों ने आज क्या देखा, सेक्शन नंबर 142 पढ़ा है। सेक्शन 142 कहां गया, कहां हो तुम। अभी दिख नहीं रहा है, मैं अगले क्लास मार्क करा दूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोगों ने सेक्शन नंबर 139 एंड सेक्शन नंबर 142 पूरा का पूरा पढ़ लिया है। जो भी मैंने आज तक वो पढ़ाया है, 3 क्लास हो गया। जब अपना एक बार लेके बैठोगे, मैं बता रहा हूं 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। उतना तो मुझे भरोसा है अपने आप पर भी, और अपने आप से ज्यादा मुझे आप पर भरोसा है। तो प्लीज लेकर बैठो, पढ़ो एक बार क्या है क्या नहीं है, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। बस यही बताकर आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूं। बाय।